अंसल ठाकुर आपको अंसल क्लासेज में स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली कुछ पर्सनल काम थे, उस वजह से मैं थोड़ा बिजी था तो वीडियो अपलोड नहीं हो सका। चलिए अब हम लोग आज की क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। ये कोई क्लास स्पेशल तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ ये इसी क्लास के लिए है। कोई भी क्लास में आप हो तो आप इसको देख सकते हो। इवन छोटे बच्चे के अगर भी हो, आप लोग छोटे क्लासेस में भी हो तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आजकल छोटे क्लासेस में जैसे 3, 4, 5 से में भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस सब के बारे में, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने यही सोचा कि आज की क्लास में आप लोगों को नंबर्स के ऊपर दूं, क्योंकि नंबर्स अल्टीमेटली मैथमेटिक्स में खेल जो है वो नंबर का है कि कोई नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अगर आप समझ जाओ, नंबर्स के बारे में अगर आप समझते हो तो फिर मैथमेटिक्स में आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो कि नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये नंबर क्या है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखें और कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ सजेशन देना हो तो आपके सजेशन का मुझे इंतज़ार रहता है कि हाँ सर यहाँ पर गलती हुई या मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, वो भी आपको अच्छे से बताना है कि हाँ सर नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से आपको और अच्छे से इलेबोरेट करके समझाऊँ, कहाँ कमी रह जाती है वो भी आप मुझे बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को लेकर के। इसमें सिस्टम है तो सिस्टम का मतलब जानती होगी कि एक तरीका कोई चीज़ करने का, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि ये काम करने का एक सिस्टम नहीं है या ये एक सिस्टम है, तो वही चीज़ है कि नंबर का क्या सिस्टम है। तो पहले तो वो बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पर ये नंबर क्या होता है। नंबर को समझने से पहले आपको एक ही समझना है, डिजिट। डिजिट हिंदी में इसको कहा जाता है संख्या पद्धति। नंबर को कहा जाता है संख्या और सिस्टम को कहा जाता है पद्धति। तो संख्या पद्धति ये चैप्टर है आपका। डिजिट, डिजिट को हिंदी में कहा जाता है अंक। आपको पता है मैथमेटिक्स में 10 ही अंक हैं। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही आपके डिजिट हैं। डिजिट कितने हैं? तो 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डिजिट हैं। अब नंबर क्या होते हैं? नंबर, तो नंबर यानी कि संख्या, यही डिजिट का कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड एज नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड एज नंबर। सपोज करो 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो 12 एक नंबर बन गया। अगर 2 से 3 जैसे 1, 2, 3 एक क्या है? नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें डिजिट क्या है, तो डिजिट है 1, 2 और 3, ये डिजिट है। इसमें डिजिट कौन कौन है? 1, 2। जैसे अगर मान लो मैंने कहा 945, इसमें डिजिट क्या है? आप कहोगे 9 डिजिट है, 4 डिजिट है और 5 डिजिट है। ये क्या है? 945, ये एक नंबर है। तो नंबर क्या हुआ? आपने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड एज नंबर। बताइए ये क्या है? आप कहोगे कि सर ये डिजिट है। 1 डिजिट है, 0 डिजिट है, 0 डिजिट है, 2 एक डिजिट है, ये कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर मैं बिना किसी कॉमे के साथ मैं ऐसे करके लिख दूं तो आपसे मैं पूछूं ये क्या है, तो अब ये एक नंबर है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नंबर क्या होता है। नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, जो जब डिजिट को एक से ज्यादा डिजिट को कंबाइन करके लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है नंबर। ये समझ में आ गया। अब जैसे अगर मान लो इसी में पूछ सकता हूं मैं, जैसे 3, 4, 5, 7, 6, सपोज करो 3, 4, 5, 7, 6, इसमें कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं? आपसे पूछा जाएगा, आप कहोगे कि सर ये 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट है। कौन कौन से डिजिट हैं? 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 7 डिजिट है, 6 डिजिट है। तो इसका आपको तो पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ये जो फर्स्ट प्लेस पर होता है इसको कहा जाता है वंस प्लेस, इसको कहा जाता है टेंस प्लेस, इसको कहा जाता है 100 प्लेस और इसको कहा जाता है 1000 प्लेस, इसको कहा जाता है 10,000 प्लेस। तो यहीं पर आपको नंबर में 2 चीजें समझनी होती है। नंबर में एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो उसका फेस है, सपोज करो जो मेरा फेस है, ये मेरा फेस मैं कहीं भी खड़ा रहूंगा ये मेरा फेस रहेगा।
प्लेस का मतलब होता है कि मैं कौन से प्लेस पे हूं। जैसे अगर सपोज करो मैं यहाँ पर रॉ लगी है 100 लोगों की और 100 लोगों में मैं 39 पर हूं, तो मेरा प्लेस जो है वो 30 प्लेस वैल्यू वो 39 है। लेकिन फेस वैल्यू मैं कहीं भी रहूंगा तो मैं अंसल ठाकुर ही रहूंगा, कहीं भी खड़ा हूं। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का वही होता है। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर पूछूं 5 का फेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे 5 का फेस वैल्यू 5 ही है। 4 का फेस वैल्यू क्या है, 4 ही है। 9 का फेस वैल्यू क्या है, 9 ही है। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 जो है 1 प्लेस पर है, 4 जो है 10 प्लेस पर है, 9 जो है वो 100 प्लेस पर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू क्या हुआ, प्लेस वैल्यू क्या हुआ। जैसे इसमें मैं अगर आपसे पूछूं 6 का फेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे 6। 4 का फेस वैल्यू क्या है 4, 3 का फेस वैल्यू क्या है 3, 5 का क्या है 5। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 6 जो है वो 1 प्लेस पर है, 7 जो है वो 10 प्लेस पर है, 5 जो है वो 100 पर, ये 1000 प्लेस पर और ये 10,000 प्लेस पर। अब बचपन में आपको क्या कहा जाता था कि बाबू इसको आप क्या करो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। आप क्या करते हो कि 6 को सर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 को किससे 10 प्लेस पर है तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 100 प्लेस पर है तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 1000 प्लेस पर है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 10,000 प्लेस पर है तो 3 इंटू 10,000। सबको आप ऐड करके लास्ट में यही नंबर आएगा। ऐसे करके आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया करते थे। ये था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। इसी को आपसे पूछा जाता था कि बाबू इसको वर्ड में लिखो, तो आप लिखोगे 34,576, 34,576। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को लिख लिया करते हो। तो फेस वैल्यू समझ में आ गई, प्लेस वैल्यू समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ जैसे अगर मान लो यहीं पर अगर आपसे पॉइंट वाला कोई नंबर दे दे, जैसे अगर मान लो मैं अगर आपसे पूछूं 1 2 3.743। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें कितने डिजिट हैं, कोई स्टूडेंट कहेगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। वो कहेगा कि सर वो काउंट करेगा और कहेगा सर यहाँ पर 6 डिजिट हैं, लेकिन ये 6 डिजिट यहाँ नहीं है। पॉइंट अगर आ जाए यहीं पर, अगर मान लो मैं आपसे यही क्वेश्चन दूं 1 2 3 7 4 3, अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने डिजिट हैं, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 6 डिजिट हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर कहीं पॉइंट नहीं लगा है तो ये 6 डिजिट हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर बीच में पॉइंट हो जाए तो पॉइंट से पहले के ही डिजिट को मैं काउंट करूंगा, उसके बाद के डिजिट को मैं काउंट नहीं करता। मतलब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डिजिट हैं तो आप कहोगे 1 2 3, आप कहोगे कि सर इसमें 3 डिजिट ही हैं। कौन कौन से डिजिट हैं, तो एक तो डिजिट 1 है, एक डिजिट 2 है और एक डिजिट 3 है। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। जैसे अगर मान लो 0.047 मैं आपसे पूछूं इसमें बताओ कितने डिजिट हैं, आप कहोगे कि सर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, वो भी 0 और कोई डिजिट नहीं है। ये 047 ये यहां पर काउंट नहीं होगा, डिजिट में काउंट नहीं होगा। क्लियर हो गई होगी बात दोस्तों। अब आपको मैंने नंबर्स क्या होते हैं वो समझा दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड एज नंबर किस तरीके से आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सब जो छोटे छोटे क्लासेस में नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा, 1 10 100 1000, ये सब आपको आता होगा थोड़ा बहुत। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये नंबर सिस्टम में ये नंबर कितने तरीके से होते हैं, क्या होता है नंबर। आप समझ लो कि दुनिया का जितना भी नंबर है ना, दुनिया का जितना भी नंबर है वो इस बॉक्स में बंद है। ऐसे समझ लो इस बॉक्स में बंद है। इस बॉक्स का 2 हिस्सा है, इसका 2 हिस्सा है। एक ऐसे नंबर जो एक्चुअली में रियल नंबर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रियल नंबर होते हैं और कुछ ऐसे जो इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हिंदी में वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। ये एक्चुअल में इमेजिनरी है, क्या है कैसा है इन सब के बारे में आप बाद में पढ़ोगे। जब आप 12th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे तो वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। अभी छोटे क्लासेस में आपको रियल नंबर तक ही पढ़ना है, तो मैं आज की क्लास में रियल नंबर तक ही रखूंगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इमेजिनरी नंबर के बारे में भी आपसे बात करूंगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अभी रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर 2 कैटेगरी में आपको दिखाई देगा, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या हुआ, तो आप कहोगे कि सर रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर।
रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, ऐसे नंबर को कहा जाएगा रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जहां P अपॉन Q नहीं लिखा जा सकता है, इसको मैं कहूंगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की सिंपल सी पहचान है कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर रूट के अंदर है, जैसे √2, √3, √5, ये सब आपको क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। अभी बताता हूं, और भी डेफिनेशन है इसके। अभी आपको एक सिंपल सी पहचान करनी है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर है तो वो इरेशनल नंबर होगा, मतलब इनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रियल नंबर क्या हुआ? अगर आपसे मैं पूछूं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, आप कहोगे कि सर रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, दे आर कॉल्ड एज रियल नंबर। ऐसे नंबर जो एक्चुअल में रियल हैं, आप बचपन में आपने किया होगा, ये बीच में जीरो रखते हो, इधर 1 2 3 4 ऐसे करके, इधर -1 -2 -3, इस तरीके से। अब आपसे पूछा जाता था भाई आप मुझे बता दो 2/3 को कहां पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 5/7 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -2/3 कहां पर होगा, ये नंबर लाइन पर आप दिखा दिया करते थे। तो ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन्हें मैं कहूंगा रियल नंबर। रियल नंबर दो कैटेगरी में हो जाएगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या हुआ? जिनको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, और भी डेफिनेशन में बताता हूं। अब रैशनल नंबर का आप फर्दर दो कैटेगरी डिवाइड कर लो, अभी के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो। एक तो ऐसे नंबर जो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कहने का मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इसका मतलब हुआ पूर्ण अंक। पूर्ण अंक यानी पूर्णांक संख्या, यानी पूरी की पूरी क्या हो? पूरी की पूरी कंप्लीट नंबर हो। कंप्लीट क्या हो? नंबर हो, कंप्लीट नंबर। अगर मैं दूसरी भाषा में आपको कहूं, ये दूसरे वर्ड में, तो इंटीजर्स को कहा जा सकता है कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जो पूरी की पूरी कंप्लीट होगी, मतलब जैसे अगर आप कहो माइनस में 10, माइनस में 7, माइनस में 25, माइनस में 25, माइनस में 35, ये सब नंबर। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं 5, 7, 9, 11, ये सब नंबर जितने भी हैं, ये सब कंप्लीट नंबर हैं। और एक होता है फ्रैक्शन, एक दूसरी कैटेगरी कि वो होती है फ्रैक्शन। यहां अब फ्रैक्शन, रियल इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स वो आप ऐसे समझ लो कि इसके अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट नंबर होती है। वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से हो सकती है। इसका मतलब इंटीजर्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब कुछ नहीं होता, इंटीजर्स का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, मींस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन भी होता है P अपॉन Q के फॉर्म में, यहां कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होगा। जैसे अगर मान के चलो मैंने कहा 3, अगर 3 के डिवाइड में 4 आ जाए तो आप कहोगे ये एक फ्रैक्शन हो गया। 3 एक कंप्लीट नंबर है, 4 एक कंप्लीट नंबर है, लेकिन 3 को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 3/4 इज अ फ्रैक्शन। 3/4 इज अ फ्रैक्शन, इसको भी फ्रैक्शन कह सकता हूं। फिर आप कहोगे क्या सर इंटीजर को फिर मैं रैशनल नंबर क्यों कहता हूं? देखिए इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ये भी बता देता हूं। पॉजिटिव, अभी मैंने कहा कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फिर आपके मन में आएगा सर फ्रैक्शन को भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो क्या फ्रैक्शन और रैशनल नंबर दोनों बराबर होते हैं? देखिए नहीं, दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा देता हूं। यहां इंटीजर्स, रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आता है, इसका मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे अगर आप मान लो बात करो 1 2 3 ... 50 100 100 लाख कुछ भी, ये इंफिनिटी तक। नेगेटिव में क्या सब हुआ? नेगेटिव में आप कहोगे -1 -2 -3 ... इंफिनिटी तक, ये जो हुआ माइनस इंफिनिटी तक, तो ये सब क्या हुआ? ये सब हुआ नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, बीच में आता है जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब आपके मन में आएगा क्या सर इंटीजर्स को मैं रैशनल नंबर कह सकता हूं? इंटीजर्स को मैं रैशनल नंबर कह सकता हूं, इंटीजर्स यानी कि कंप्लीट नंबर। जैसे 7 एक इंटीजर है, मान के चलो अभी आप कहोगे डिजिट है। 17 एक नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है, 17 इज अ कंप्लीट नंबर।
क्या मैं इसके डिवाइड में 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं सर, अभी भी ये 17 है। तो ये 17/1 p/q के फॉर्म में आपने लिख दिया ना, p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो ये रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। मान के चलो मैंने कहा 23, तो ये 23 क्या है? एक कंप्लीट नंबर है। -23 इज अ कंप्लीट नंबर, बट इसके डिवाइड में मैं क्या 1 लिख सकता हूं? आप कहोगे यस सर, -23/1 आप लिख सकते हो। ये हो गया कंप्लीट नंबर। अब यहीं पर अगर रैशनल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन, जैसे अगर सपोज करो मैंने कहा 13, यहां पर 13/17। अब देखो 13 एक कंप्लीट नंबर है, 17 एक कंप्लीट नंबर है, इन दोनों को डिवाइड करके आपने लिख दिया, तो ये एक बन जाएगा। आप कहोगे कि सर ये हो गया फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या हुआ और इंटीजर्स क्या हुआ और रैशनल नंबर क्या हुआ। और फ्रैक्शन को ही मैं 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकता हूं। अब फ्रैक्शन को ही मैं 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ फ्रैक्शन ऐसे होंगे कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ डेसिमल जो होंगे, जैसे अगर मान के चलो मैं आपसे पूछता हूं 3/5 क्या एक फ्रैक्शन है? आपने कहा यस सर, 3/5 आपका एक फ्रैक्शन है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि सर 0.6 आएगा, 0.6। तो कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एंड कर जाएं तो उन्हें मैं कहूंगा टर्मिनेटिंग। हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव। शांत का मतलब हो जाता है कि वो रुक जाए। जैसे अगर मान के चलो मैं आपसे पूछता हूं 2/4, तो आप कहोगे कि सर ये 0.5 हो जाएगा, 0.5। तो ये 2/4 हो जाएगा 0.5, स्टॉप हो गया। जैसे अगर मान के चलो 2.324, तो आप कहोगे कि सर ये स्टॉप हो गया। डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद, डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद ये अगर स्टॉप हो जाता है तो इन्हें मैं कहूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या टर्मिनेटिंग डेसिमल शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो। ये फ्रैक्शन है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो टर्मिनेट हो गया, यानी कि शांत हो गया, रुक गया। कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन आपको मिलेंगे जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं, वो रिपीट करने लगेगा, या तो रिपीट करने लगेगा या रिपीट भी नहीं करेगा। चलिए, तो अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में इनमें भी 2 तरीके से हो जाता है। एक हो जाता है आपका रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए मैं आगे ऊपर आपको इस सब को लिख करके दिखाता हूं। चलिए, हाँ, तो अभी हम लोग फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा एक टर्मिनेटिंग को देखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने कहा कि 2 कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ऐसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे अगर मान के चलो मैं 1/3 लिखता हूं, 1/3, तो आप कहोगे 1/3 जो होता है वो 0.33333 ये रिपीट करने लगा, ये कभी एंड ही नहीं करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि कभी खत्म ना हो। रिपीटिंग का मतलब वो रिपीट करने लगे। जैसे अगर सपोज करो 0.23, इसके ऊपर या तो ऐसे करके रैकरिंग लिख देगा, इसका मतलब क्या हुआ? 0.23 का मतलब हुआ कि 0.23 ये कभी एंड ही नहीं करेगा, ये होगा आपका रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया? रिपीटिंग डेसिमल।
कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं कि वो रिपीट भी नहीं करते, ना खत्म होते हैं। जैसे रूट टू को अगर आप सॉल्व करो तो 1.414 ऐसे करके कभी ना तो रिपीट करेगा ना कभी खत्म होगा। रूट 3 को अगर आप सॉल्व करो तो 1.732 ऐसे करके आपको कभी ये खत्म भी नहीं होगा, ना तो खत्म होगा ना रिपीट करेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल जो ना तो रिपीट कर रहे हैं ना खत्म हो रहे हैं, ऐसे डेसिमल को मैं कहता हूं, हम लोग कहते हैं ये कहलाएंगे आपको इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का एक तो पहचान हो जाती है कि कोई भी प्राइम नंबर, यही मैं कह रहा था कि इरेशनल नंबर की एक पहचान हो गई कि कोई भी प्राइम नंबर, अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो ये कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। या अगर डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे अगर मान के चलो मैं आपसे पूछूं 2.324 तो ये क्या है, आप कहोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब मैं आपसे पूछूं 1.432020973 ये कभी एंड ही नहीं कर रहा है। तो अब बताओ, ये ना तो रिपीट कर रहा है ना एंड कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की पहचान आपको हो जाएगी, कोई भी नंबर इरेशनल नंबर कब होगा इसकी पहचान हो जाएगी कि सर मैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखूंगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग ना तो रिपीट हो रहा है। जैसे अगर सपोज करो ये अगर रिपीट करने लगे 7.32 ये रिपीट करने लगे, आप कहोगे कि क्या, कि सर ये रिपीट करने लगा मतलब कि ये 7 पॉइंट के बाद ऐसे 7.32 आता ही जाएगा, कभी एंड ही नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है ये इरेशनल होता है, ये रैशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड एज रैशनल। और आपसे पूछ देगा भाई आपने अभी समझा कि रैशनल नंबर होता है, इसका मतलब इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। इसको तो मान के चला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब मैंने समझा कि सर ना तो ये रिपीट कर रहा है ना कभी एंड होगा, तो इसको मैं कहूंगा इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो इस वजह से आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रूट 2 को आप p/q के फॉर्म में लिखो। आप कहोगे कि सर इसको p/q के फॉर्म में मैं लिख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इसका, इस वजह से इसको मैं कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ना तो कभी खत्म हो रहा है और रिपीट करने लगे तो वो होता है रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर होता है तो उसको मुझे लिख करके दिखा दो। जैसे अगर आपसे मैं पूछ दूं 0.42 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब हुआ 0.42424242 कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कौन सा नंबर होगा, आप कहोगे कि सर ये रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा रैशनल नंबर, क्योंकि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया मतलब कि ये रिपीट करने लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया अगर ये रिपीट करने लगा तो इसको मुझे p/q के फॉर्म में दिखा दो, क्योंकि आपने कहा कि ये रैशनल नंबर है। आपसे मैं पूछूं ये रैशनल है या इरेशनल, आप कहोगे कि ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, तो क्योंकि ये रिपीट करने लगा तो ये रैशनल नंबर हुआ। अगर रिपीट नहीं करता खत्म नहीं होता तो इरेशनल नंबर होता। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को तो p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। तो मुझे एक काम करो, इसको p/q के फॉर्म में लिख दो। तो एक तो बहुत सारा तरीका है, मैं आपको एक सिंपल अभी तरीका बता देता हूं, टाइम भी कम है। मैं एक सिंपल तरीका, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे 0.42 के ऊपर रेकरिंग, तो जितने जो नंबर है ना वो सेम लिखा, जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं उतना 9 दे दो, हो गया। 42/99 को सॉल्व कर लो, देखोगे 0.424242। अब कैलकुलेटर लो, 42 को 99 से डिवाइड करो, 0.424242 आने लगेगा ये। अब आपसे मैं और क्वेश्चन देता हूं, जैसे अगर मान लो 1.12 सपोज करो 1.12। अब इसके ऊपर मान के चलो मैंने रेकरिंग लगा दी 1.12। अब पूछा जाएगा कि इसको मुझे एक काम करो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखो। आप कहोगे बिल्कुल आसान है, 1 जो डेसिमल से पहले का नंबर रहेगा इसको एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लिखोगे 1। यहां पर आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर के ऊपर रेकरिंग लगा है उसको एज इट इज लिख दो,
और जितनी बार रिपीट कर रहा है उतना 9 लगा दो। ये हो गया, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। अगर आपके मन में आएगा कि सर 0.054 और अगर यहां पर सिर्फ 4 के ऊपर रेकरिंग है, फिर मैं क्या करूं? देखिए, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है हो कि 0.54 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है, तो ये कंप्लीट नंबर लिखो। 40 54 ये पूरा का पूरा नंबर आपको लिखना है। जो नंबर नहीं रिपीट किया, जैसे 5 यहां पर रिपीट नहीं किया, तो आप इसमें से 5 माइनस करो। जितना रिपीट किया उतना 9 दे दो, और जितना रिपीट नहीं किया उतना 0 दे दो। मींस आप कहोगे 49 अपॉन में 90। ये हो जाएगा इसका रैशनल फॉर्म, मतलब p/q के फॉर्म। आपको नहीं क्लियर हुआ होगा, चलिए एक दो और एग्जांपल के साथ हम लोग कुछ कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, आपको लगभग डेसिमल एक्सपेंशन भी मैंने क्लियर करा दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। देखिए, जैसे अगर मान के चलो मैंने आपसे बोला 1.353 और इसके ऊपर मैंने रेकरिंग लगा दी 1.353। अभी 1 छोड़िए, अभी चलिए वो भी बताता हूं, 1 भी रहेगा तो क्या होगा 0.353, लेकिन यहां पर इस बार रेकरिंग 53 के ऊपर है। आप कहोगे कि सर बिल्कुल आसान है, मैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर लिखूंगा 353 कंप्लीट नंबर लिखूंगा। जो नंबर नहीं रिपीट किया, जैसे यहां पर 3 रिपीट नहीं किया, तो इसको मैं माइनस कर लूंगा। जितना रिपीट कर रहा है उतना 9 दूंगा, और जितना रिपीट नहीं कर रहा है उतना 0 दूंगा। बस हो गया, मतलब ये इसका नंबर, ये नंबर जो हुआ वो हो गया 350 अपॉन में 990। ये इसको सॉल्व कर लो, इसको आप लोग देखोगे यही आएगा। अगर यहीं पर जैसे मैंने कहा 1.1 या 0.0.44573, अगर मान के चलिए मैंने इस बार 73 के ऊपर रेकरिंग लगा दी, अब क्या होगा? अब आप कहोगे सर ये भी बिल्कुल आसान है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर मुझे लिखना है। जो नहीं रिपीट किया वो मैं माइनस कर दूंगा, जितना रिपीट किया उतना 9 दे दूंगा, जितना रिपीट नहीं किया उतना 0 दे दूंगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा 2 और 5 4, इसको सॉल्व करके 9900, इसको सॉल्व कर लो, यही हो जाएगा इसका रैशनल फॉर्म, यानी p/q फॉर्म। अगर यहां पर ये होता, सपोज करो 1.3, यही नंबर ले लेता हूं 1.353। अब आपके मन में आता कि सर यहां पर अगर रिपीट है तो फिर मैं क्या करूंगा, ये फिर मैं रिपीट क्या करूंगा? तो मैंने कहा डेसिमल से पहले का जो नंबर है ना, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ये 1 ऐसे ही रहेगा, और यहां पर आपको एक लंबा सा लाइन खींचना है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर लिखो। ये कंप्लीट नंबर मैंने लिख दिया 353। अब इसमें से मैं 35 माइनस करूंगा, 35 माइनस कर दिया। क्यों? जो नहीं रिपीट किया वो माइनस करना, तो ये रिपीट नहीं किया, ये माइनस कर दिया। कितना रिपीट किया? एक संख्या रिपीट किया तो 1 9। जितना रिपीट नहीं किया उतना 0। तो बस इसको सॉल्व करके लिख लो 1 होल 318 डिवाइडेड बाय 990। इसको सॉल्व कर लेना, एक बार चेक कर लेना कि गलती तो नहीं हुई। तो अब इज दैट क्लियर? सबको ये इतनी बातें क्लियर हो गई होगी कि अगर मेरा रिपीटिंग डेसिमल है तो रिपीटिंग डेसिमल को मैं p/q के फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा, उसको आप आसानी से इसको आप आसानी से बता सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहा तो उसको तो मैं लिख ही नहीं सकता सर, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। आपके मन में आएगा कि सर अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे 2.42, इसको फिर कैसे लिखा जाएगा? ये तो बिल्कुल आसान है। ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग हो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो हो जाता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो आप कहोगे ये भी रैशनल नंबर होगा, इसको कहेगा p/q के फॉर्म में लिखो, तो आप कहोगे बिल्कुल आसान है, ये पॉइंट हटाइए, नीचे डबल 0 लगा दो, हो गया, ये p/q के फॉर्म में हो गया। इसको तो लिखना और भी आसान है। यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। हाँ तो दोस्तों, अभी मैंने आपको फ्रैक्शन समझा दिया। फ्रैक्शन को किस तरीके से आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप समझ जाओगे। उसको अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में दे दिया तो उसको कहेगा आपको p/q के फॉर्म में लिख देने के लिए, वो भी आप लिख दोगे। अब आपसे इंटीजर्स के बारे में मैं कुछ और बता देता हूं। इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स, अभी मैंने कहा कि इंटीजर्स जो होता है वो पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि पूरी की पूरी कंप्लीट नंबर होती है। तो अब इसमें ना बहुत सारे कैटेगरी हैं। जैसे क्या सब होता है पूर्णांक कंप्लीट नंबर, क्या सब होता है? जैसे 0 एक कंप्लीट नंबर है, 1 2
3 4 5 6 7 8 ये सब जितने भी हैं, है ना, 20 10 20 50 ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या है, ये सब आपको हो गए कि सर ये इनकम्प्लीट नंबर है। फिर अगर नेगेटिव में मैं बात करूं, -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी तक, ये माइनस इंफिनिटी तक, ये सब क्या है, ये सब आपको हो गया कि सर ये सब कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है। तो ये जितने भी हैं, ये नेगेटिव वाले, इनको मैं कहता हूं नेगेटिव इंटीजर, इनको मैं कहता हूं नेगेटिव इंटीजर। ये जितने भी हैं पॉजिटिव वाले, इन सब को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर, इन सब को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये भी मैंने क्लियर कहा कि अब, लेकिन अब यहां पर कुछ और समझना है। 1 से लेकर के जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब जो नंबर कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं काउंटिंग नंबर्स। इनको कहा जाता है काउंटिंग नंबर्स। इसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर, इसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हुए, आप नेचुरल नंबर को कह सकते हो कि काउंटिंग नंबर। जैसे अगर आप ही के घर में जितने सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, या बुक आपके पास कितने हैं, चेयर कितने हैं, तो आप उसको काउंट जैसे ही करोगे, कहोगे 1 2 3, 1 से ही आप स्टार्ट करते हो। जैसे आप कहीं पर रहते हो तो पूछा जाए कितने फ्लोर हैं, तो आप ग्राउंड फ्लोर को काउंट नहीं करते, 1 2 3 ऐसे करके काउंट करते हो। 3 फ्लोर, 3rd फ्लोर पे हैं, 4th फ्लोर पे हैं। तो ये एक काउंटिंग नंबर है, इस वजह से इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट लो करते हैं। अगर इसमें आप जीरो भी इंक्लूड कर लो, जीरो इंक्लूड करके काउंटिंग नंबर में अगर आप जीरो इंक्लूड कर लेते हो, तो ये कहलाते हैं आपके होल नंबर, ये कहलाते हैं आपके होल नंबर। ये आपको समझ में आ गया। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, होल यानी कि वो पूरा हो गया, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इंटीजर्स का मतलब मुझे 2 कैटेगरी अभी समझ में आया। एक, अब ये कैटेगरी नहीं, मैं सिंपल बता देता हूं आपको कि इंटीजर्स में अभी हमने एक समझा नेचुरल नंबर, मतलब सर काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाती है, तो ये हो जाएंगे काउंटिंग नंबर। होल नंबर क्या हुआ, तो होल नंबर हुआ कि इसमें जीरो अगर इंक्लूड कर दो, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस यही है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस बात को भी आपसे पूछा जाएगा, क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? आप कहोगे नहीं, 0 एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? बिल्कुल सर, नेचुरल नंबर होल 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाती है, वो होल नंबर होगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं आता, होल नंबर में 0 आता है। इस वजह से सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, 0 उसमें शामिल है। अगर कहेगा एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को हटा करके, तो जीरो को हटा करके तब तो फिर सारा नेचुरल नंबर होल नंबर बराबर ही होगा। इस बात को भी आप समझ गए। अब कुछ चीजें और समझनी है। एक नंबर समझनी है आपको, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में कहा जाता है इसको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब आपको समझना है कि अगर किसी नंबर में किसी भी संख्या से भाग ना लगे। एक नंबर और होता है कंपोजिट नंबर, एक नंबर और होता है कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर। इसको हिंदी में कहा जाता है भाज्य संख्या। भाज्य कहने का मतलब होता है कि इसमें किसी संख्या से भाग लग जाए, यानी कि ये किसी और संख्या से डिवाइड हो जाए। मतलब खुद से और एक से तो हो ही, उसके अलावा किसी और से भी हो जाए। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो उसको मैं कहूंगा कंपोजिट नंबर। इसमें सिर्फ एक और खुद वो संख्या अगर अपने आप को डिवाइड कर पाती है तो वो कहलाएगा प्राइम नंबर। किसी और नंबर से इसमें डिवाइड ना हो। जैसे मैं अगर आपसे कहूं 41 प्राइम नंबर है, आप कहोगे यस सर, 41 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 and 41। तो अगर ऐसा कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं और वो दोनों फैक्टर क्या है, 1 और खुद वो इटसेल्फ, मतलब खुद वो नंबर और इटसेल्फ मतलब वही नंबर और 1, अगर यही उसके 2 फैक्टर हैं तो वो कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे मैं अगर बात कर लूं 4, इसके कितने फैक्टर हैं? 1 भी हैं, 4 भी हैं, 2 भी हैं। तो आपने देखा कि 2 से ज्यादा फैक्टर हैं,
2 से ज्यादा फैक्टर है तो आप कहोगे ये कंपोजिट नंबर है, मतलब खुद से और एक को छोड़ करके किसी और से भी भाग लग जाए। 9 क्या है, आप कहोगे ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और 9 से तो लगता ही, 3 से भी इसमें लगता है। 12 क्या है, आप कहोगे कंपोजिट नंबर है, 1 से लगता है, 12 से लगता है, उसके बाद 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। प्राइम नंबर क्या हुआ, तो आपने कहा कि सर प्राइम नंबर, जैसे एग्जांपल में आप समझ लो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 9 आप कहोगे नहीं सर 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 में भाग लग जाता है 3 से, सिर्फ खुद से और 1 से भाग लगना चाहिए, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर है सर, 13 प्राइम नंबर है, 15 आप कहोगे नहीं सर 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 में 3 और 5 से भाग लग जाता है, सिर्फ खुद से और 1 से लगना चाहिए, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। 17 ये आप कहोगे यस सर 17 में भी। 19 ये प्राइम नंबर है। 21 आप कहोगे नहीं सर 21 में भी 3 और 7 से भाग लग जाता है, 21 प्राइम नंबर नहीं है। 23 प्राइम नंबर है सर। 27 25 नहीं है सर, 25 में 5 से भाग लग जाता है। 27 एक प्राइम नंबर है, नहीं सर 27 प्राइम नंबर नहीं है। 29 प्राइम नंबर है, यस सर 29 एक प्राइम नंबर है। 31 एक प्राइम नंबर है। 33 आप कहोगे सर 33 प्राइम नंबर नहीं है। 35 प्राइम नंबर नहीं है। 37 प्राइम नंबर है सर, प्राइम नंबर है। 39 एक प्राइम नंबर नहीं है सर, 39 प्राइम नंबर नहीं है। 41 प्राइम नंबर है। 43 प्राइम नंबर है। 45 प्राइम नंबर नहीं है। 3 5 9 इन सब से भी भाग लग जाता है 45 में। फिर 47 है सर, ये 47 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आप प्राइम नंबर की पहचान कर सकते हो। अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर आ जाएं कि सर प्राइम नंबर में, जैसे अगर सपोज करो कोई बड़ा सा नंबर मैं दे दूं कि क्या ये प्राइम नंबर है, जैसे अगर मान के चलो 447 मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये प्राइम नंबर है। अब आप टेंशन में आ गए कि सर इतने बड़े नंबर के बारे में कैसे बताऊं। तो आज एक मैं तरीका बताता हूं, आपको किसी भी नंबर के बारे में पता करना हो क्या वो प्राइम नंबर है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रख लो, कोई भी प्राइम नंबर 2 फॉर्म में हमेशा मिलेगा। वो या तो 6n+1 फॉर्म में मिलेगा या 6n+5, मतलब उस संख्या में 6 से भाग लगाओ। रिमाइंडर या तो 1 बचना चाहिए या रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 1 या 5 बच रहा है तो वो प्राइम नंबर है। अगर 1 और 5 को छोड़ करके कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है तो वो प्राइम नहीं होगा। जैसे अभी मान के चलो मैंने आपको कहा 427 यही दिया था 427, इसमें मैं 6 से भाग लगाऊंगा, 6 से भाग लगाऊंगा तो ये 6 7 जब 42 कट ही जाएगा, 6 1 जा 6, ये रिमाइंडर क्या बच गया 1, रिमाइंडर आपने देखा 1, इसका मतलब ये सर प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर होगा। अगर मान के चलिए मैंने आपसे पूछा 43 क्या ये प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, आपने 6 से डिवाइड किया, 6 7 जब 42, रिमाइंडर 1 बच गया सर, ये प्राइम नंबर होगा सर। मैंने आपसे पूछा बताओ मुझे 59 प्राइम नंबर होगा, 59 आपने कहा कि सर एक काम करता हूं 6 से डिवाइड कर देता हूं, 6 9 जा 54, 5 के बच गया सर रिमाइंडर, ये भी प्राइम नंबर हुआ, ये प्राइम नंबर हुआ। मैंने पूछा 61 क्या प्राइम नंबर है, 6 से डिवाइड किया, 6 6 10 जा 60, 1 बच गया रिमाइंडर, सर ये भी प्राइम नंबर हुआ। मैंने आपसे पूछा 73 प्राइम नंबर हुआ, आपने डिवाइड किया 6 से, 6 7 जा 6 12 जा 72 होता है, 12 6 जा 72, तो आपने कहा 1 बच गया रिमाइंडर, ये भी प्राइम नंबर हुआ। मैंने पूछा आप बताओ 12 प्राइम नंबर है, आपने कहा सर 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपसे पूछा 27 क्या ये प्राइम नंबर है, आपने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 3, आपने कहा सर नहीं, रिमाइंडर 3 नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 1 या 5 बचना चाहिए। क्लियर हो गई बात, रिमाइंडर 1 या 5 बचनी चाहिए तभी मैं उसको प्राइम नंबर कहूंगा। तो इज दैट क्लियर कि आपको प्राइम नंबर पहचानना आ जाएगा कि कोई नंबर प्राइम कब होगा या कंपोजिट नंबर कब होगा, ये समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर का मतलब उसमें किसी चीज से डिवाइड हो जाना चाहिए, खुद से और 1 से तो हो ही, किसी और भी नंबर से उसमें डिवाइड हो जाना चाहिए। अब कुछ और प्राइम नंबर आपको समझना है, एक होता है रिलेटिव को प्राइम नंबर, चलिए को प्राइम नंबर, और एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। दोनों में देखिए थोड़ा सा आपको फर्क है। जनरली हम लोग अभी छोटे क्लासेस में या और भी क्लासेस में को प्राइम नंबर और रिलेटिव को प्राइम नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। रिलेटिव को प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर को हमेशा एज ए कंसीडर मतलब एक ही करके समझ के चलते हैं हम लोग। रिलेटिव को प्राइम नंबर,
रिलेटिव को प्राइम नंबर हुआ कि कोई भी नंबर जिनके बीच का HCF क्या है, एक है। टू नंबर having HCF is 1, having HCF equal to 1, कोई भी दो नंबर। अब वो डिपेंड नहीं करता कि वो नंबर क्या है। जैसे अगर मान लो 4 और 7 इन दोनों के बीच का HCF कितना है, आपने कहा 1। कुछ बच्चों को हो सकता है HCF और LCM में भी प्रॉब्लम हो कि सर HCF LCM नहीं निकल आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HCF और LCM के बारे में भी बात करूंगा। देखो जैसे अगर मान लो मैंने आपको कहा 15 और 17, तो ये क्या है, इन दोनों का भी HCF क्या है, इन दोनों का भी HCF है 1, तो ये कहलाएंगे आपके रिलेटिव को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ दो प्राइम नंबर के बीच होता है, टू प्राइम नंबर हैविंग HCF इज 1, हैविंग HCF इक्वल टू 1। देखिए अगर जनरली इन दोनों में आपको उतनी डिटेल में जाकर के नहीं बात करनी है, डिफरेंशिएट नहीं करनी है। कभी कभार को प्राइम नंबर को ही रिलेटिव को प्राइम नंबर भी कंसीडर कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, इसमें कोई आपको मतलब लड़ाई नहीं करनी है कि नहीं रिलेटिव को प्राइम नंबर एक अलग होता है, ये अलग होता है। मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया हूँ, रिलेटिव को प्राइम नंबर ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको बोलचाल में दोनों को एक कंसीडर करके भी चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान के चलो 3 और 5 इनके बीच का HCF क्या है, आपको होगा कि सर इनके बीच का HCF 1 होगा, इसका HCF कितना होगा, तो आपको होगा इसका HCF 1 होगा। 5, 15 और 19 इसके बीच का LCM कितना होगा, इनके सॉरी यहाँ पर लेकिन 15 नहीं होगा। अब आपको अभी आपने कहा कि दो प्राइम नंबर, तो यहाँ 15 प्राइम नंबर, ये को प्राइम नहीं कहलाएगा, ये रिलेटिव को प्राइम नंबर कहलाएगा, RCP कहलाएगा, रिलेटिव को प्राइम नंबर। लेकिन यहीं पर 19 और 23 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, हाँ इनके बीच का HCF अगर 1 है तो ये दोनों को प्राइम नंबर कहलाएंगे। और एक और होता है ट्विन प्राइम नंबर, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। चलिए ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब आपको पता होगा जुड़वा। मतलब यहां पर अगर आप समझ लो कि अगर दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो वो कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। जैसे अगर सपोज करो 3, 5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, आप कहोगे यस ये ट्विन प्राइम कहलाएंगे। अगर मान लो मैंने आपसे पूछा 19 और 23 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, क्या ये ट्विन प्राइम है, आप कहोगे नहीं सर ये दोनों इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है, ये TP नहीं है, ये ट्विन प्राइम नहीं है। क्लियर ना? अगर मान के चलिए यहीं पर मैं आपसे पूछूं 5 और 7 क्या ये ट्विन प्राइम है, आप कहोगे यस सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये ट्विन प्राइम है। मैंने आपसे पूछा 41, 43 क्या ये ट्विन प्राइम है, आपने कहा यस सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये ट्विन प्राइम है। तो ट्विन प्राइम समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने ट्विन प्राइम नंबर देखा, अभी हमने ट्विन प्राइम नंबर को देख लिया कि ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि सर ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इज 2, जिनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, ऐसे प्राइम नंबर को मैं कहूंगा ट्विन प्राइम नंबर। अब एक और नंबर आपको समझना है वो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट जो है परफेक्ट नंबर मतलब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर, एक अपॉजिटिव नंबर, कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर हैविंग अ पॉजिटिव नंबर whose sum of factors excluding itself gives that number they are called perfect number। उसे मैं कहूंगा परफेक्ट नंबर। मतलब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जिनके फैक्टर्स का जो सम है, सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उसको छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम अगर वही नंबर हो रहा है तो वो कहलाएंगे आपको परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं 6 के जो फैक्टर हैं आपको पता है 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3 और खुद 6। तो कहा है इसमें मैंने लिखा है कि एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को छोड़ दो,
6 को छोड़ दो, बाकी इन सब का सम 1 + 2 + 3, क्या ये 6 आया? मतलब गिव्स दैट नंबर, वही नंबर अगर दे, इन सब का सम अगर वही नंबर दे तो ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा। आप कहोगे कि सर 6 परफेक्ट नंबर है, मैं पूछूं 12 परफेक्ट नंबर है, आप 12 के परफेक्ट 12 का फैक्टर निकालो। 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 और खुद 12, तो 12 को छोड़ दो, बाकी सब का सम 4 + 6 10 + 3 13 + 2 15 + 1 16 नहीं हो रहा है, तो मतलब 12 परफेक्ट नंबर नहीं है, 12 परफेक्ट नंबर नहीं है। 28 परफेक्ट नंबर है, तो 28 का आप कहोगे कि सर एक काम करता हूं, इसका रूट, इसका फैक्टर निकालता हूं, तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 7 फैक्टर है, 14 फैक्टर है और 28, तो जो खुद के को एक्सक्लूड कर दो, खुद को छोड़ दो, बाकी सब का सम 14 + 7 + 4 + 2 + 1, ये आप कहोगे कि सर ये 28, तो 28 भी क्या है? परफेक्ट नंबर। तो अब तो नंबर में 4 ही परफेक्ट नंबर हैं, 4 परफेक्ट नंबर हैं, वही आपको ध्यान रखना है। एक परफेक्ट नंबर है 6, एक परफेक्ट नंबर है 6, एक 28 और एक 496 और एक है 8128, यही 4 ऐसे हैं जो परफेक्ट नंबर हैं। मतलब इन सब के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब का सम वही नंबर होगा, खुद उस नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम वही होगा, तो ऐसे नंबर को मैं कहूंगा परफेक्ट नंबर। तो आई थिंक आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास में मैंने नंबर सिस्टम में जो जितने भी तरह के नंबर हैं उन सबको बताने की कोशिश की। अच्छा, आशा करता हूं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जल्द ही हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें मैं HCF LCM पे भी बात करूंगा, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन पे भी बात करूंगा कि विदाउट डिवीजन आप किसी चीज का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बताओगे, कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो जल्द ही हम लोग बहुत सारी चीजों के साथ मिलेंगे। इसी मतलब जो फैक्टर मैं बता रहा हूं, तो फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, बहुत तरह की बहुत ब्रॉड टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो जल्द ही हम लोग नए वीडियो के साथ आते हैं, और कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, और प्लीज इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।